गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। अगर आप MSCT की तैयारी कर रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर इन डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फ्रॉम 2007 से लगा करके 2019 तक इन डिटेल सोल्यूशन आपको एक एक चैप्टर का दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि एग्ज़ाम बस 1 महीने और रह गया है तो इसी कंटिन्यूएशन में ये लास्ट चैप्टर चल रहा है वेब ऑप्टिक्स का। 2010 से 2019 तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज सारे सेगमेंट में वो सारे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन YDSC द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 2 mm। फ्रिंज विड्थ मीन्स बीटा दिया है। व्हेन लाइट वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इफ द होल apparatus is immersed in water of refractive index 1.33। तो आपको बीटा के बारे में क्या पता है? जो बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर ये बीटा है जब आपका एयर सिस्टम है, जब एक अपरेटस जो आपका YDSC एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहाँ पे ये स्लिट डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, तो इस पे जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो आपको दिया है कितना? 2 mm। बीटा इक्वल टू 2 mm। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब किसी सिस्टम को YDSC एक्सपेरिमेंट को अगर एयर में परफॉर्म किया जा रहा है, उसको किसी मीडियम में अगर रख दिया जाए तो उसके फ्रिंज विड्थ में क्या चेंजेज आएंगे, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो बीटा डैश होगा वो बीटा बाई न्यू होगा, वेयर न्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द apparatus इज प्लेस्ड। तो आपके पास बीटा की वैल्यू 2 mm दिया है एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो 1.33। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 1.5। ऑलराइट। सो इस टाइप का चाहे वाटर में रखा जाए, चाहे किसी केरोसिन ऑयल में रखा जाए या किसी भी मीडियम में अगर रिप्लेस किया जाता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस तरीके से चेंज आता है। इस बात को नोट कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 2010 का प्रॉब्लम है। ऑलराइट। तो थोड़ी स्पीड अपनी प्रिपरेशन की बढ़ाएं। चैनल पे एक एक वीडियो अपलोडेड है फिजिक्स के एक चैप्टर वाइज। तो अगर आप अपनी एक MSCT में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए वो होता है स्पीड और दूसरी होती एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ स्पीड अगर अच्छी है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे सही हो रहे हैं, और अगर स्पीड अच्छी उसमें बना लिया कि आप जो लिमिट जो टाइम दिया है, टाइम फ्रेम है, उसी में आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, टफ क्वेश्चन कोई नहीं होते, फार्मूले बेस्ड होते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे पूरी फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये क्वेश्चन देखा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है एक्यूरेसी विद स्पीड, MSCT में मैटर करती है। तो आप ज़रूर ये 2 बातों पे ध्यान देंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2। In an interference experiment, the phase difference for the point where the intensity is minimum। तो आपको फेज डिफरेंस के बारे में अगर हम देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है? जो I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा। अगर हम मिनिमा की बात करें, चूँकि यहाँ पे बात कर रहा है
कि इंटेंसिटी इज़ मिनिमम। अगर इंटेंसिटी डेल्टा के बारे में अगर हम बात करें फेज डिफरेंस डेल्टा, तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है डेट इज 2n-1 इंटू पाई, वेयर याद रख लेंगे, कल भी ये बात बताया था, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस केस में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई कॉस पाई -1, तो आपके पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू आती है √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू आती है। ये बात याद रख लेंगे, ये मिनिमम वैल्यू आती है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आती है √i1 √i2 प्लस √i2 होल स्क्वायर, ये आती है इंटेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 2n-1 इंटू पाई इज द करेक्ट वन। सो 2n-1 इंटू पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं, जो कि 2010 में ही आया हुआ प्रॉब्लम है MSCET। इफ द अपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिक्रीजेस, अपर्चर मीन्स A, then resolving power will increases, decreases, remain same and 0. If we talk about the resolving power, आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वो A/1.22 लैम्डा होता है, वेयर A इज द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन विच the wavelength that is used in the setup, alright, or experiment. So यहाँ पे कह रहा है कि aperture is going to be decreases. If a telescope aperture is going to be decreases, then अगर ये घटेगा तो पक्का है कि रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे, ठीक। तो इस फार्मूले को मार्क कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2011। 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आते हैं। 3 में से ये मान के चलें कि सब के सब जिसमें 2 क्वेश्चन YDSC पे डायरेक्ट होते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। YDSC एक्सपेरिमेंट, अगर वेव ऑप्टिक्स में कुछ भी पूछा जाता है तो एक YDSC उसमें से रहता ही रहता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन YDSC इफ द स्लिट विड्थ आर द रेशियो ऑफ 1:9, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम टू मैक्सिमम विल बी। आपको स्लिट विड्थ की जो रेशियो दिया है यहाँ पे 1:9 दिया है, इंटेंसिटी मिनिमा और मैक्सिमा पूछ रहा है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, आई मैक्स जो इंटेंसिटी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऑलराइट। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा की, आई मैक्स अपान आई मिनिमम की अगर हम वैल्यू बात करें, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ दिया है स्लिट विड्थ मीन्स दोनों के S1 S2 के बीच की दूरी। अगर आपके पास स्लिट विड्थ अगर ऐसे समझते हैं तो ये वाली जो दूरी है दैट इज स्लिट विड्थ। तो अगर यहाँ पे बात करें स्मॉल d जो है इसमें चेंज हो रहा है, ठीक। अगर स्मॉल d में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है जो इंटेंसिटी होगा वो चेंज होगा, ऑलराइट। तो अगर स्लिट विड्थ की बात करें तो पहले हम एम्पलीट्यूड जो है इसमें निकालते हैं। एम्पलीट्यूड जो A1 अपान A2 होता है वो वैल्यू क्या 1/9 दिया है, पावर 1/2, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 1:3। तो ये एम्पलीट्यूड जो है आपका रेशियो आ गया A1/A2। अगर A1/A2 आ चुका है तो आप क्या मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो बता सकते हैं। आई मैक्स जो होता है अपान आई मिनिमम जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1/A2 का रेशियो आपको पता है, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 3A1 इज इक्वल टू A2, ठीक। तो A2 की जगह 3A1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे A1 प्लस A2 की जगह 3A1,
3a1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 की जगह है a2 इज इक्वल टू 3a1, तो a2 की जगह है a1 माइनस a2 की जगह 3a1 होल स्क्वायर। तो आपके पास 4 स्क्वायर यहाँ पे अगर देखें तो 1 माइनस 2a आएगा, माइनस 2a होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 स्क्वायर मीन्स 16a1 स्क्वायर अपान 2 का यहाँ पे अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो आएगा, तो 4:1। 4:1 ये क्या है आपके पास, मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो है। हमसे पूछा था मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1:4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, तो ये बेसिक चीज़ें हैं इंटेंसिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है कि आपके पास ऑलराइट a plane wave front of wavelength lambda is incidence on a single slit of width b. What is the angular width for the secondary maxima? तो अगर हम फ्रिंज विड्थ बीटा की बात करें, फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक, अगर यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दैट इज टू बी बीटा डैश मान लें, बीटा थीटा मान लें, चूंकि एंगुलर बोल रहा है तो यहाँ थीटा लगा दिया, तो ये वैल्यू क्या होती है, बीटा बाई कैपिटल डी। एक्चुअली में क्या है कि आपके पास सेटअप का आपके पास सारी नॉलेज है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल डी होती है, ये क्या है आपके पास कैपिटल डी है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये सीएम बोलते हैं। यहाँ से किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा ड्यू टू अकर होता है, ड्यू टू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, जो फ्रिंज, ये इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ऑलराइट, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ टू द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास बीटा की वैल्यू पता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इनटू कैपिटल डी, तो ये दोनों कैंसिल, तो लैम्डा बाई डी आ गया। अब चूंकि यहाँ पे जो आपके पास स्लिट है, स्लिट के बीच की दूरी जो है वो b दिया है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई b जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, बीटा थीटा बोलते हैं उसको। तो लैम्डा बाई b इज द करेक्ट वन, लैम्डा बाई b इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 MSCET 2000 शायद ये 12 में आया हुआ है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन पूछ रहा है इन YDSC द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क इज दिस 16 दिया है, विच मीन्स रेशियो बता दिया कि ब्राइट टू डार्क, ब्राइट इंटेंसिटी का रेशियो दिया I मैक्स अपान I मिनिमम, इसका रेशियो क्या दिया 16:1, दिस मीन्स 16:1। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हमें इंटेंसिटी का रेशियो पता है, I मैक्स अपान I मिनिमम का रेशियो पता है, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास डायरेक्ट बता सकते हो A1 अपान A2 का जो रेशियो आएगा, A1 बाई A2 का अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें तो इंटेंसिटी I मैक्स अपान I मिन का रेशियो दिया है। I मैक्सिमम होता क्या चीज़ है, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू दिया है 16:1। या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हो आप A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, यहाँ पे न लगा करके A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 4:1। अब इसको स्क्वायर रूट लगा दिया।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4A1 माइनस 4A2, या फिर इसको यहाँ पे इधर कर लेंगे 3A1 इज इक्वल टू, इसको इधर कर लेंगे 5A2, या A1 बाई A2 का रेशियो जो आएगा, A1 बाई A2 का रेशियो आएगा वो 5:3 आएगा। 5:3 क्या आ गया, A1 बाई A2 का रेशियो हो गया। मतलब सर एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो 5:3 आएगा। अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको आ गया, क्या आप इंटेंसिटी का रेशियो बता सकते हैं? अगर देखें तो आई मैक्स आई मिन का रेशियो, ये तो मुझे पता है, इंटेंसिटी के बारे में ये चीज़ें पता है। तो यहाँ पे पूछा था विच मीन्स एम्पलीट्यूड का रेशियो भी पूछ सकता है। अंडर रूट ऑफ ये आई मैक्स आई मिन होता क्या चीज़ है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर अपान, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ये चीज़ें हमें पता है, 16:1 हमें पता है। तो I1 अपान I2 का भी रेशियो बता सकते हो आप। तो ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 अपान अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 बराबर 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 बराबर 4 अंडर रूट ऑफ I1 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ I2, या फिर यहाँ पे इसको कर लेंगे तो 3 अंडर रूट ऑफ I1, यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ I1, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आएंगे। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा -4। ऑलराइट, यहाँ पे माइनस है चूँकि, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये 5 आ जाएगी, 5I2। ऑलराइट, सो आप ये भी बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ I1 अपान अंडर रूट ऑफ I2 बराबर 25/3, या फिर I1 अपान I2 की जो वैल्यू होगी 25 डिवाइडेड बाई 9। तो आप इंटेंसिटी का भी रेशियो बता सकते हो कि I1 बाई I2 का क्या रेशियो होगा, एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो होगा, ये सारी चीज़ कंक्लूड कर सकते हो। ऑलराइट, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2014 प्रॉब्लम। कभी कभी 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2019 में भी 3 ही आए हैं, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, तो लेकिन ये है कि वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन YDSC द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इन क्वेश्चन नंबर 7 दी 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो दिया है। इंटेंसिटी रेशियो इज अल्फा, आई मैक्स माइनस आई मिन, क्या पूछ रहा है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का रेशियो मुझे पूछ रहा है। ऑलराइट, सो इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। इंटेंसिटी रेशियो मीन्स आपके पास I1 अपान I2 का रेशियो दिया है अल्फ़ा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई मैक्स आई मिन, आई मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम क्या होता है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई मैक्स मीन्स A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस A1 minus A2 whole square. So we have the value of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2. यहाँ पे भी करेंगे माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2A1 A2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे चूँकि माइनस है तो माइनस 2A1 A2। तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बचा 4A1 A2 अपान, नीचे क्या बचा आपके पास 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए,
ऑलराइट, या 2 कॉमन लेके तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2a1a2 अपान a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, या a1 a2 से अगर इसको डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो आपके पास क्या 2 अपान a1 स्क्वायर बाई a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर बाई a1 a2, तो 2 अपान एक a1 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो a1 अपान a2 प्लस यहाँ से a2 कैंसिल होगा तो a2 अपान a1। ऑलराइट, अब आपके पास a1 बाई a2 का जो रेशियो है, चूँकि इंटेंसिटी पता है आपके पास, इंटेंसिटी आपके पास होती है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर इसका मतलब ये अगर इंटेंसिटी का रेशियो दिया है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो a बराबर क्या अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का रेशियो जो है आपके पास ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपान a1 बाई a2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा, ये a2 बाई a1 है, याद रखिएगा a2 बाई a1, तो 1 अपान अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपान अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 1 अपान अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा। ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो चाहे आपको जैसे भी घुमा, चाहे आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछे, इंटेंसिटी का रेशियो पूछे, या इंडिविजुअल दो मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो पूछे, आई मैक्स अपान आई मिन, सब बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं 2016 में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं। सो स्टे ट्यून्ड वी रिड्यू फ्लाई जेईई नीट। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूसेस ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग द 2 लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, एक की आई दिया है, दूसरे की 9i दिया है। द फेज डिफरेंस इज बिटवीन 2 बीम इज π/2 एट p पॉइंट पे फेज डिफरेंस π/2 दिया है। तो हमें क्या पता है कि जो i होता है डेट इज अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई जैसे ही π/2 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा कॉस ऑफ π/2, कॉस π/2 क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। अब i1 i2 बता दिया है, ये i है और ये 9i है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10i। तो ये तो रहा IP इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बात करते हैं इंटेंसिटी एट Q पॉइंट पे फिर डिफरेंस क्या दिया है सिर्फ पाई दिया है, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा i प्लस 9i प्लस 2 इंटू माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई मीन्स -1, 2 इंटू i इंटू 9i, तो वैल्यू क्या हो जाएगा ये 10i, यहाँ पे 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4i। तो आपके पास IQ आ गया, IP आ गया, इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट Q। आपसे क्या पूछा है, पूछा ये है द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी P एंड Q इज, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो ये 10i है, ये 4i है, तो डिफरेंस कितने का है 6i। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस। ध्यान समझिएगा, द कह रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जो आपके पास रिजॉल्विंग पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो रिजॉल्विंग पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये है d/1.22 लैम्डा। इसका मतलब अगर वेवलेंथ अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी घटेगी, अगर लैम्डा बढ़ाऊँगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी घटेगी, अगर लैम्डा घटाऊँगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज। अब अगर इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा घटना चाहिए। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी decreases। ऑलराइट,
सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 2017। तो अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑलराइट, सो द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज थीटा बता दिया है, एंड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी। तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल क्या पता है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंस होती है विद द एंगल ऑफ थीटा having velocity in the medium or air is c, and in medium there is a velocity is v. alright, so जो म्यू होता है that is म्यू इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे इन साइन अगर हम देखें N2 बाई N1 साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, V1 की वैल्यू C बाई V। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कॉट थीटा लिखना चाहें, कॉट थीटा बराबर V बाई C, या थीटा पूछा है मुझसे तो कॉट इनवर्स ऑफ V बाई C इज द करेक्ट वन। तो कॉट इनवर्स V बाई C ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 2017 प्रॉब्लम। दिस इज फॉर पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। द आइडेंटिकल लाइट वेव हैविंग द फेज डिफरेंस phi propagate in same direction, they superimpose the intensity of resultant wave is proportional to। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी आपके पास I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, ऑलराइट, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाई, ये बेसिक फार्मूला है इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे एक बात बता दिया, I1 और I2 क्या हैं, बराबर हैं, इसको मान लेते हैं I है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी I स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ I प्लस 2 इंटू रूट में है तो I सिर्फ हो जाएगा 2I कॉस ऑफ फाई। तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2I प्लस 2I कॉस ऑफ फाई। तो 2I ले लेंगे कॉमन तो 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। ऑलराइट, तो बेसिक फंडामेंटल कॉस 2 थीटा का याद होगा आपको, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कॉस सिर्फ फाई से बात कर रहे हैं तो कॉस फाई, तो यहाँ पे फाई बाई 2 हो जाएगा। तो हमें कॉस फाई के जगह पे 1 प्लस, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस फाई इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर रिप्लेस करें तो 2I इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस फाई की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जो भी इंटेंसिटी है आपके पास, इंटेंसिटी मैक्सिमा या इंटेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। सो आवर करेक्ट आंसर इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ऑलराइट, सो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 2018 में। 19 में एक भी प्रॉब्लम इससे नहीं आए हैं वेव ऑप्टिक्स से। ऑलराइट, 20 में आए हुए हैं। 2018 में टेलीस्कोप है, देखो टेलीस्कोप पे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। टेलीस्कोप हैज़ लार्ज डायामीटर, डी बता दिया, लार्ज डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन द रिजॉल्विंग पावर इज़। तो अगर हम बात करते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो अगर ये लार्ज डायामीटर है तो जाहिर सी बात है रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ऑलराइट, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव डायामीटर, दैट इज़ इनकरेक्ट। ऑलराइट, सो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब अगर डायामीटर लार्ज होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑलराइट, सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि MSCT एक ही महीने रह गया है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। कहीं पे भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछें, कोई बेझिझक नहीं, व्हाट्सएप करें, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।